Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको याद होगा कि हमने पिछले कई लेक्चरों में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी, अर्थात जो हमारा डेटा होता है उसकी क्या ऐसी प्रवृत्ति है या डेटा की क्या प्रवृत्ति है या डेटा की किस वैल्यू के आसपास इकट्ठा होने की प्रवृत्ति है, उसके बारे में बात करी है। और उसमें हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, पार्टीशन वैल्यूज सभी के बारे में बात करी है। और अब आज हम आपको दो और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक हमारा है ज्योमेट्रिक मीन और एक है हार्मोनिक मीन। अब जैसे जैसे आपके पास भिन्न भिन्न तरीके के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आते जा रहे हैं, आपको साथ में यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन कंडीशंस में, किन जगह पर आप कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहेंगे। और अब आप देख चुके हैं कि हर एक टूल की, चाहे अर्थमेटिक मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, इनकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे एक लिमिटेशन मैंने एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में बात करी थी कि अगर कोई भी डेटा में हमारा अगर एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो उसमें अर्थमेटिक मीन हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ऐसे हमारा जो मीडियन है वो इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, काफ़ी कम होता है। और मोड, जब तक कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज ना जाएं तब तक मोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, तो अब ये आपका जैसा एक क्राइटेरिया हो गया कि जिसके अनुसार आप अपने टूल की चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और डेटा जो आपका बहुत जगह जगह वैल्यूज़ पर स्कैटर्ड है, एक है 1, एक है 1, 50, 100, ऐसे करके बहुत ज़्यादा उनके बीच में अंतर है, तो उस केस में भी आपने देखा है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बहुत अच्छी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ का सम करता है और फिर उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उनको भाग देता है। तो अब देखिए, आपके पास दो चीज़ें हो गई। जब आपके पास डेटा आता है तो डेटा की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरीके के हमारा डेटा है, आप उस डेटा को भी आँख से देख सकते हो और साइड बाय साइड आपके माइंड में हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं इत्यादि, या पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इनका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता है। तो अब वह एक ऐसी आप कंडीशन में आ चुके हो जहां पर आप दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हो। डेटा को आप अपनी आंख से देख सकते हो और इन वैल्यूज़ के जो फॉर्मूले हैं उनको आप अपने दिमाग के अंदर देख सकते हो। और आप दोनों के बीच में आप एक सामंजस्य बैठा सकते हो कि अगर इस डेटा को अगर हम इस टूल को लगाएंगे तो उससे हमारा क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जो अच्छी भी हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं। और उन सभी चीज़ों को देख करके आपको फाइनली ये फैसला करना पड़ता है कि अंततः आपको फाइनली कौन सा टूल लगाना है। राइट, और ये देखिए, कुछ बात वैसी होती है जैसे कि अगर हम कहें कि कोई भी इंसान को अगर बॉडी टेम्परेचर हो गया है, बुखार आ गया है, राइट, तो जो उसका साइंटिफिक तरीका वो तो यही है कि हम एक थर्मामीटर लेकर के मुंह के अंदर डालेंगे और जो उस थर्मामीटर में हमारी वैल्यू आ जाएगी, हम उसके अकॉर्डिंग से कह देंगे कि अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है तो हम कह देंगे कि इस इंसान को बुखार हो गया है, टेम्परेचर हो गया है। और अगर उसका नॉर्मल वैल्यू होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब भी किसी भी इंसान को इस तरह का एक आम बुखार आता है तो हम इसकी बॉडी का टेम्परेचर पता करने की कोशिश करते हैं। और एक हमारा एक सिंपल तरीका होता है कि हम हाथ को अपने माथे पर रख करके देखते हैं, या उसके
उस इंसान के माथे पर हाथ रख के देखते हैं और जो हमारी फीलिंग होती है हम उसको कंपेयर करते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि इस समय मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मुझे कोई बुखार नहीं आया है, तो हम अपने माथे पे हाथ रखेंगे और हमको जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका हमको आभास हो जाएगा, राइट। और उसको हम जो हमारा अगला साथी है उसके हम माथे पे हाथ रखेंगे और देखेंगे कि ये बॉडी का टेम्परेचर उससे कम है कि ज़्यादा है, और उसको कंपेयर करके हम उसको ये बता सकते हैं कि आपको हमको बहुत ज़्यादा संभावना लग रही है कि आपको बुखार है, और अब हम उसको एडवाइस करेंगे कि आप कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की कोशिश करिए। आपने क्या किया? आपने बिना थर्मामीटर लगाए उस बॉडी की जो टेंडेंसी है और जो उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर का एवरेज वैल्यू या जो वेरिएशन हो रहा है उसको आपने फील करने की कोशिश करी, महसूस करने की कोशिश करी, आपने उसको आभास करने की कोशिश करी, और उस आभास की बेसिस पर आपने ये बता दिया कि उस इंसान को बुखार है या नहीं है। कुछ ऐसे ही अगर हम अपने डेटा के साथ भी संबंध इस्टेब्लिश कर लें कि डेटा को देख करके मुझको ये पता चल जाए कि इस डेटा के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारा जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो भी हमारी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी और वो सही हो जाएगी? तो आपको देखिए, अब ये जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आपको हर एक टूल के जो भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, इत्यादि के बारे में बात करते जा रहे हैं। और जब आपके पास कोई डेटा आएगा और अगर आपने इन सारे टूल्स की अगर प्रैक्टिस करके रखी है, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा डेटा के साथ में, कि डेटा को देख करके और डेटा का जो भी हमारे जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं करके, आप उसका ग्राफ बना करके इत्यादि को आप ये बता पाओगे कि इसके अंदर हमारा कौन सा टूल ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। और बाकी तो जब हम उस टूल को लगाएंगे डेटा के ऊपर, उसकी जो वैल्यू आ रही है, क्या वो हमारी रियल लाइफ में जो हो रहा है या जो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हो रहा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ये मैच कर जाएगा तभी हम कहेंगे कि डेटा हमारा का टूल अच्छा है, इस टूल को हम उस अपने डेटा पर लगाएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि ये मुझे सही रिजल्ट देगा, राइट। तो उसी तरह की दोस्ती अब समय आ गया है आपको अपने डेटा के साथ भी करनी पड़ेगी, और उस डेटा की जो भावनाएं हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। और ये आप अगर अपने डेटा के साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये खुद ब खुद आ जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इसको कैसे समझें। आप बात तो कर रहे हो, लेकिन हम उसको कैसे समझें? तो मेरा सिंपल सा जवाब होता है कि आपके जीवन में आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप हर दोस्त के बारे में आप कुछ समय के बाद में समझ जाते हो कि ये दोस्त हमारा, इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है, और हर एक आपके दोस्तों के जो प्लस और माइनस पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं और उसके अनुसार आप अपनी ज़िंदगी को उनके साथ में बिताने की कोशिश करते हो। तो उसी तरीके से मेरा आज के लेक्चर में आपको सबसे बड़ा संदेश ये है कि आज हम इस सेंट्रल टेंडेंसी के जो टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि अब अपने डेटा के साथ में दोस्ती करने की कोशिश करिए। और जब ये आपकी दोस्ती हो जाएगी तो जैसे आपको मालूम है कि जब हमारे जीवन में कोई दोस्त आ जाता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। और अच्छी कब होती? जब हम अपने दोस्त को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसी तरह से आप इस डेटा को समझने की कोशिश करिए, और उसके समझने के लिए आपको सिर्फ खाली प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे उदाहरण लेने हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी टूल बनाए हैं आप उसकी हाथ से एनालिसिस करिए, आंख से देख करके समझने की कोशिश करिए वह डेटा आपसे कैसे बात करना चाहता है, और उस डेटा की भाषा को समझने की कोशिश करिए, राइट। तो चलिए आज हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, और इस लेक्चर में आज हम अपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इनको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इनको अपने आर सॉफ्टवेयर में निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन आगे जाने के पहले मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को निकालने के लिए कोई आर के अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब आपको इतनी आर आ चुकी है कि अगर आप अपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम उसको कैसे निकालते हैं, उसको लिखना आपके लिए बाएं हाथ का काम है।
राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको आप हमारे होम पेज पे चले जाइए और उस होम पेज पर आपको एक स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा और उस स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आप जब अपने कोर्स के अंदर आओगे तो आपको वहाँ पे इस लेक्चर के साथ में बाकी लेक्चर्स की भी जो स्लाइड हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वह है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही है पहुँचने में तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करने के लिए आपके फ़ोन में कोई ना कोई फ्री एप्लीकेशन होगा, नहीं होगा तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप उसे स्कैन करोगे तो ये आपको डायरेक्टली इसी होम पेज पर ले आएगा। ओके। और अगर आपको यहाँ से भी दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए, वहाँ पे आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए और हमारा जो संस्थान का नाम है आप उसको टाइप कर दीजिए IIT कानपुर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और इस होम पेज के अंदर आकर के स्वयं प्रभा के लिंक में आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स मिल जाएंगी। राइट। अब पहली बात तो ये आता है कि ये हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमको अपने डेटा की एवरेज वैल्यू के बारे में बताता है, लेकिन यह जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है ये उन कंडीशन में बहुत ही यूज़फुल होता है जहाँ पर हम कुछ हमारे पास रेशियो के फॉर्म में डेटा हो, प्रोपोर्शन के फॉर्म में डेटा हो, या कैसे अगर हम कहते हैं कि बैंक का हमारा इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर हमारा डेटा हो, तो वहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा इस्तेमाल का होता है। कैसे बैंक का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम अपने बैंक में कुछ पैसा रखते हैं और बैंक हमको उस पर मान लीजिए कुछ 1% का, सपोज 5% का इंटरेस्ट देता है। तो अगर मैंने आज अगर 100 रुपये रखे हुए हैं तो बैंक हमको उस पर 1 साल के बाद में 105 रुपये दे देगा। और अगर 105 रुपये को अगर हम बैंक में रखे रहेंगे तो अगले साल में 105 रुपये का जो 5% होगा उसके ऊपर दे देगा। और इसी तरीके से हमारे रेट भी अलग अलग उसके समय के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपकी सिचुएशन हो जहाँ पर आप जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, आपका जो डेटा है रेशियो के फॉर्म में है, प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, वहाँ पर आप ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक मीन सही वैल्यू देगा जो उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन बताएगा। हम आपको एक बात से यहाँ सावधान करना चाहेंगे कि जब भी कोई हमारा अगर डेटा अनग्रुप्ड डेटा होता है, राइट, तो ऐसे केसेस में हम अपना जो भी हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हम जब भी कभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो अगर उसमें से कोई भी वैल्यू 0 है तो क्या होगा कि सारी वैल्यूज़ का वो जो प्रोडक्ट है 0 कर देगा और वह आपको ज्योमेट्रिक मीन की सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि उसका ज्योमेट्रिक मीन 0 हो गया है, राइट, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसलिए जब भी आपके पास अनग्रुप डेटा होता है देन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको कभी भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालना चाहिए, राइट। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास अगर अनग्रुप डेटा अगर है तो उसमें से आप अपना ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। तो अगर हम कहते हैं हमारे पास x1, x2, xn हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारे अनग्रुप्ड या कोई भी डिस्क्रीट वेरिएबल पर डेटा हमारा हो सकता है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मुझको x1, x2, xn सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी उनकी हमारी वैल्यूज़ आई हैं, राइट, ये उसकी वैल्यूज़ हैं और इसमें से आपको रेज़ टू द पावर ऑफ 1/n करना होगा। तो अगर हम कहें कि अगर हमारे पास 2 और 3 दो वैल्यूज़ हैं और इसका मुझे अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम दोनों को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, क्योंकि इसी को तो हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2। और अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं 2, 3, 4 तो हम तीनों वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका हम क्यूब रूट निकाल देंगे, राइट। जैसे कि हम क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे 3, अर्थात ये क्या लिखा हुआ है 2 × 3 × 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/3। उसी तरीके से हमारे पास अगर n डेटा वैल्यूज़ हैं तो उनको आप आपस में हम मल्टीप्लाई करके रेज़ टू द पावर ऑफ 1/n करके हम इसको कंप्यूट कर लेंगे, राइट। तो अब देखिए इस वैल्यू को अगर हम आपसे कहें कि आपको r में अगर निकालना है और तो आपको क्या है, देखिए आपको ये
इस कमांड के बारे में पता है, अगर इन सारी वैल्यूज़ का अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको याद होगा आपने एक कमांड पढ़ा था PROD प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में आप अगर डेटा वेक्टर अगर x कर देंगे तो x के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी, अगर हम कह दें x के अंदर हमारी वैल्यूज़ हैं x1 x2 xn, और उसको मैंने सपोज की कमांड से लिख दिया है, तो ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा। तो जब आपका ये प्रोडक्ट ऑफ x आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसको हैट लगा करके इसकी जो पावर को 1/n या 1/, जो भी हमारे n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम लेंथ ऑफ x से भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ x, राइट। तो ऐसा करके हम इसमें से देखिए इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको इन जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, फार्मूले हैं, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है कि जिसके थ्रू आप उसके अंदर क्या हो रहा है और उसमें से आपको किस तरह की वैल्यूज़ मिलने वाली हैं और उसका आप फंक्शन को कैसे लिखोगे, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अगर हम कहें कि अगर हमारे पास ये अनग्रुप्ड डेटा के केस में कोई हमारा एक डेटा वेक्टर है सपोज x, राइट, और इसका अगर मुझे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसका लिख दिया PROD प्रोडक्ट fx। तो ये हमको क्या करेगा, ये हमको x1 इंटू x2 इंटू xn, ये मुझको मल्टीप्लाई करके दे देगा, और इसकी जो पावर पे हम 1/, लेंथ ऑफ x कर देंगे, तो लेंथ ऑफ x हमको क्या दे देगा, उस डेटा वेक्टर में कितने हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो ये हमारा रेज़ द पावर ऑफ से 1/n की तरह हो जाएगा, राइट। तो अब आपने देखा कि अगर देखिए आपको इन मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में मालूम होता है, उनका स्ट्रक्चर मालूम होता है, तो आप उसका कमांड बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। तो अब हम देखिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस उदाहरण को मैंने पहले भी लिया था, और इसमें है कि कोई हमारा एक कस्टमर है जो एक दुकान में रोज़ आता है, और हर दिन उसको उस दुकान तक आने में कितना समय लगता है उसको मिनट्स में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो जैसे कि हमारे पास दिन है 1 से 10 तक के, 11 से 20 तक के, और 21 से 31 तक के, और जो उसका समय लगा है वो आपको दूसरी रो में दिया हुआ नंबर ऑफ़ मिनट्स, अर्थात कि जैसे पहले दिन में करें कि उस कस्टमर को दुकान तक आने में 30 मिनट्स का समय लगा, और अंतिम दिन उसको 31st डेज पर उसको 21 मिनट का समय लगा, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इन नंबर ऑफ़ मिनट्स पता करना है कि उस इंसान को उस दुकान तक आने में कितना समय लगता है। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस केस में हमको ज्योमेट्रिक मीन लगाना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन कि हार्मोनिक मीन, वो हमको पहले सोचना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको ये दिखा सकें आर में हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे निकालेंगे, इसलिए मैंने उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर फिर से लिया हुआ है। और हम क्या करने वाले हैं, इसी का जो हमारा डेटा आया है, जो हमारा समय का डेटा है, उसको देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया, उसका मैंने नाम दे दिया है मिनट्स। हम इसी डेटा वेक्टर को पहले हम अनग्रुप्ड डेटा की तरह ट्रीट करेंगे, और इसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, और बाद में हम इसी डेटा को कंटिन्यूस डेटा की तरह ट्रीट करेंगे, और इसको हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में करके हम इसमें से फिर से ज्योमेट्रिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो देखिए ये जो हमारा डेटा था, इसको मैंने एक डेटा वेक्टर में यहाँ पे स्टोर कर लिया, और उसका मैंने नाम दे दिया है मिनट्स। अब देखिए अगर आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बहुत ही आसान काम है। जो आपने अभी देखिए यहाँ पे जो फार्मूला अपना निकाला है, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ x रेज़ टू द पावर ऑफ 1/, लेंथ ऑफ x। तो इसी में आपको x की जगह लिख देना है खाली अपने डेटा का नाम, तो मैंने कर दिया PROD प्रोडक्ट मिनट्स हैट, मतलब कि रेज़ टू द पावर ऑफ 1/, लेंथ ऑफ मिनट्स। और अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 26.31602 मिनट्स, राइट। और इसी को अगर आप आर कंसोल में करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ऐसा स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, राइट, ओके। तो लेकिन आपको इससे देखिए ये पता चल जाएगा कि इस ज्योमेट्रिक मीन को निकालना बहुत ही आसान काम है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इसको आर कंसोल में एक बार करके दिखा भी देता हूँ। तो देखिए ये आपका डेटा आ गया मिनट्स, राइट, और इसमें से सबसे पहले आपने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया MINUTES मिनट्स, और इसके बाद में आपने इसको रेज़ टू द पावर ऑफ 1/, लेंथ ऑफ मिनट्स कर दिया। और देखिए आप इसको इंटर करोगे तो आपको देखिए यही प्रोडक्ट तो मिल गया, इसका आंसर 26.31602,
जो आपका यहाँ पे देखिए आ रहा था, राइट। तो देखिए अब हम आपको ज्योमेट्रिक मीन को किसी अपने ग्रुप डेटा में या कंटिन्यूअस डेटा में कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब भी आपके पास ग्रुप डेटा होता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि उस डेटा को आप फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट, ओके। और तो अगर आप मान लीजिए आपके पास जो भी डेटा सेट आया हुआ है, से x1 x2 xn कुछ भी है, उसको आपने यहाँ पर k क्लास इंटरवल में बांट दिया, राइट। और उसके बाद में आपके E1 से E2, E2 से E3 और करके EK-1 से EK, और उसके बाद में आपने इसमें इस इंटरवल की जो भी लोअर और जो अपर लिमिट्स होती हैं उनका आपने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, दोनों का आपने एवरेज निकाल लिया। जैसे मैंने लोअर लिमिट E1 प्लस अपर लिमिट E2 डिवाइडेड बाई 2, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे दे दिया x1 से दे दिया। और उसी तरीके से जो हमारा सेकंड इंटरवल था उसको मैंने E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो इस वैल्यू को मैंने दे दिया x2। और इसी तरह से मैंने जो भी के इंटरवल्स के जिसको मिड पॉइंट्स थे x1 x2 xk, मैंने उसको मैंने इंडिकेट कर दिया। और साथ ही मैंने उसमें से जो हर एक क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी उसको मैंने निकाल लिया। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी f1, दूसरे क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी f2, और उसी तरीके से kth क्लास की हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है fk, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब मैंने अनग्रुप डेटा की बात मैंने करी थी तो मैंने वहाँ पे लिया था कि जो हमारा डेटा वैल्यूज़ है वो हमारी क्या है x1 x2 xn। लेकिन जब हम अनग्रुप डेटा की बात कर रहे थे तो ये तो हमारी x1 x2 xn वो उस ओरिजिनल डेटा की वैल्यूज़ थी। लेकिन जब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हम x1 x2 xk से अपने क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स हैं हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसीलिए मैंने देखिए इस स्लाइड में भी नीचे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर x1 x2 xk इस क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स हैं, राइट। और ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि अगर आप कोई भी अगर स्टैंडर्ड बुक्स को आप अगर फॉलो करते हैं तो उसमें से यूजुअली वो जो डेटा की वैल्यूज़ हैं उनको x1 x2 xn से, और जो मिड वैल्यूज़ हैं उनको x1 x2 xk से इंडिकेट करते हैं। और ये आपस में हमारी और उस बुक की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, राइट। अगर हम यहाँ पे कुछ और लेने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने पहले कई बार लिया M1 M2 MK, हो सकता है कि जब आप उसको बुक से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे हरदम कि आप ग्रुप डेटा को हैंडल कर रहे हैं कि आप अनग्रुप डेटा को हैंडल कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आप इसके सिंबल को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो और ये हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि जो हमारा अनग्रुप डेटा में x1 x2 xk होता है, x1 x2 xn होता है, वो हम उसको मानते हैं कि ग्रुप डेटा में जो भी हमारी क्लास इंटरवल होता है उस क्लास इंटरवल के बीच में जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं पूरे इंटरवल में फैली होती हैं। लेकिन ग्रुप डेटा में हम ये एज्यूम करते हैं कि सारी वैल्यूज़ क्लास इंटरवल के बीच वाली वैल्यू है, मिड वैल्यू है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, ओके। अब देखिए हम इसमें से इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हमने पहले इंटरवल की मिड वैल्यू ली x1, और इसका मैंने कर दिया रेज़ टू द पावर ऑफ f1। f1 उसकी क्या है, उस क्लास की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है। फिर मैंने दूसरे मिड वैल्यू x2 की मैंने जो फ्रीक्वेंसी ले ली f2, और उससे मैं उसका मैंने कर दिया रेज़ टू द पावर ऑफ f2। और उस तरीके से करके मैंने हर एक क्लास की मैंने मिड वैल्यू लिख ली, और उसका मैंने ले लिया रेज़ टू द पावर ऑफ xk, और इन सारी वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इसको मैंने रेज़ टू द पावर ऑफ 1/n कर दिया, कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, ये आपका ये इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए क्या बोलते हैं, आप अगर ध्यान देंगे मैंने इसमें यहाँ पे स्मॉल n की जगह मैंने कैपिटल N से मैंने सारी फ्रीक्वेंसी का सम दिखाने की कोशिश करी है, और ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो देखिए हम इस फॉर्मूले से हम अपना ज्योमेट्रिक मीन किसी भी ग्रुप डेटा के लिए भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम इसको पहले अपने इसको R कमांड में आपको निकाल कर करके दिखाने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली अब जब आपको इसका फॉर्मूला पता चल गया है तो आपने कोई एक डेटा वेक्टर ले लिया x, अब लेकिन अब डेटा वेक्टर क्या है, ये आपका मिड वैल्यूज़ का डेटा वेक्टर है, ओरिजिनल
वैल्यूज़ का नहीं है। ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। और जो स्मॉल f क्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी डेटा वेक्टर है, अर्थात सारे ओरिजिनल डेटा की जो आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं। ओके, और उसमें से क्या है कि x1 जो वैल्यूज़ है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, f1। x2 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, f2। आप इसका जो भी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कीजिए तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, x1 इंटू x2 इंटू से xk, और उसके बाद मैंने लिख दिया है यहाँ पर f1 रेज़ पावर ऑफ हेयर f2 और यहाँ पे कर दिया मैंने fk। तो आपको ये मालूम है कि हमारे जो r के ऑपरेशंस होते हैं इसमें हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 अप टू xk, और उसके बाद में हम एक और डेटा वेक्टर ले सकते हैं f1 f2 fk, और इसको हम यहाँ पे इसका हेड कर दें और इन दोनों डेटा वेक्टर को हम c कमांड के साथ में लिख सकते हैं। तो देखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x हैट f। अब हमको क्या करना है, हमको इसका सभी का प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोडक्ट, तो और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ x हैट f, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखने की कोशिश करी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रेज़ टू द पावर ऑफ से हियर 1 अपॉन समेशन ऑफ fi, i गोज़ फ्रॉम 1 to k। तो इसको मैंने समेशन ऑफ fi को मैंने कैसे लिख दिया, सम ऑफ f। तो देखिए मैंने वही काम मैंने किया, रेज़ टू द पावर ऑफ 1 अपॉन सम ऑफ f, राइट। तो ये हमको सम ऑफ f की क्या दे देगा, f वेक्टर के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये उनका सम करके मुझे दे देगा। और देखिए यहाँ से आप इस ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम इसको अपने R में कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे तो अब आपको देखिए यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए, एक चाहिए आपको x और एक आपको चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए f, राइट। तो अब x आपकी क्या है, ये आपकी मिड वैल्यूज़ है, और f क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज़ है। तो अब आपको जब इस डेटा को टेबुलर डेटा में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए तो आपको टेबल का कमांड होगा, लेकिन टेबल का कमांड में कन्वर्ट करने के बाद में आपको उसमें से फ्रीक्वेंसीज़ को आपको बाहर निकालना होगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं इस वाले प्रोसेस को कई बार कर चुका हूं, और जहां पे मैंने कट कमांड का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले मैं डेटा वैल्यूज़ को लिखता हूं, फिर मैं कट कमांड को लिखता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें से आगे का काम निकाल लेता हूं। तो देखिए हम उसी तरीके से हम इस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो इसी डेटा को जो मैंने अभी आपको ये वाला डेटा लिया था, जहाँ पर मैंने जो हमारे कोई कस्टमर है जो 31 डेज़ तक किसी दुकान में आता है और उसका टाइम कितना लगता है उसके बारे में बात करी थी, तो वही वाला डेटा मैंने यहाँ पे लिया है देखिए, और उसी डेटा वेक्टर में मैंने इसको स्टोर किया है मिनट्स, लेकिन अब इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको आपको मैनुअली में करके दिखाऊँ तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 ग्रुप बना लिए हैं। k इक्वल टू हमारे कितना हो गया 5, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, और इनकी मैंने यहाँ पे मिड वैल्यूज़ निकाल ली। कैसे, 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन, और उसके साथ में मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाली, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकाल ली, राइट। तो ये 0, 12, 18, 1, 0 ये हमारी आ गई। अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा वेक्टर आपको f, और यहाँ से आपको वेक्टर मिल जाएगा x, और दोनों को फिर आप ऑपरेट करके अपना ज्योमेट्रिक में निकाल सकते हैं। लेकिन इसको R में कैसे किया जाए, तो अगर R में अगर आपको ये अगर इस तरह के क्लासेस करने हैं, राइट, तो चलिए मुझे एक्चुअली अब मेरी यहाँ पे क्या समस्या आती थी कि आपका जो यहाँ पर हमको अपने क्लास इंटरवल्स डिफ़ाइन करने हैं, राइट। तो जब भी हम क्लास इंटरवल को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि जब हमारे हाथ में डेटा आता है तो हम उसमें से उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ देखते हैं, राइट। पहले वाला कार्य जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, ये तो मैंने डेटा को आंख से देख करके किया है, इसीलिए आप देखिए 15 से लेकर के 40 के बीच में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, राइट। और उसी तरीके से मैं अपने डेटा की जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें देखेंगे अपने जो भी बगल से डेटा सेट में, और उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्लास इंटरवल को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ भी वही काम कर दिया। मैंने 15 से 40 के बीच में मैंने 5-5 के इंटरवल्स पर पहले मैंने ब्रेक पॉइंट तैयार करने की कोशिश करी, जिससे कि हम अपने डेटा को उन्हीं ब्रेक पॉइंट के अनुसार ब्रेक कर सकें। तो देखिए ये मैंने जो भी सीक्वेंस कमांड ले लिया, सीक्वेंस 15 से
40 तक, अर्थात ये हो गया आपका फ्रॉम 15 टू 40 और बाई 5। और जो भी इसमें से इस सीक्वेंस की वैल्यूज़ आ गई 15, 20, 25, 30, 35, 40, इसको मैंने ले लिया। राइट, तो अब जो हमारा डेटा है जो मैंने यहाँ पे इनिट्स वेक्टर में सेव किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इन ब्रेक्स पॉइंट के अनुसार, जैसे कि हमारा ये जो राइट हैंड साइड इंटरवल हमारा ओपन होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा क्लोज होना चाहिए, अर्थात x से ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, इस तरीके का इंटरवल मैंने लिया और मैंने अपने मिनट डेटा को CUT कमांड, कट कमांड का इस्तेमाल करते हुए उसको मैंने डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया। अब देखिए जब आप ये करोगे तो आपको देखिए कुछ ऐसा आउटकम मिलेगा। ये आउटकम को आपको याद होगा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए आउटकम में आपको यहाँ पे टोटल 31 वैल्यूज़ टोटल आई हैं। ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? अगर आपको ये ध्यान हो कि जो आपका डेटा था मिनट्स, उसमें भी आपकी 31 वैल्यूज़ थी। तो जो पहली वैल्यू आई है ना, ये आपको दिखा रही है इस मिनट्स डॉट कट में कि वो 30 से 35 के इंटरवल में लाई करेगी, उसके बीच में आएगी। इसी तरह से देखिए दूसरी वैल्यू हमारी है 31, तो ये हमारे इसके दूसरे स्थान पर जो इंटरवल लिखा हुआ है 30 से 35, ये वहाँ पर आएगी। और उसी तरीके से आप देखिए अंतिम वैल्यू आपकी क्या है 21। तो 21 जो वैल्यू आपकी है वो देखिए यहाँ पर 20 से 25 के इंटरवल में आएगी। तो ये जो मिनट्स डॉट कट का डेटा है ये आपको हर एक वैल्यू के बारे में बता रहा है कि हर एक वैल्यू आपके किस किस इंटरवल में लाई कर रही है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको खाली इसका टेबल ही तो निकालनी है। तो मैंने कर दिया उसका टेबल मिनट्स डॉट कट। और जब आप इसको टेबल मिनट डॉट कट करोगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ये देखिए आपके इंटरवल्स आ गए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और उनके बीच की देखिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। राइट, अब डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो हिस्सा है इसका फ्रीक्वेंसी का, ये आपका एक्चुअली में f वेक्टर है, इसको आपको इससे बाहर करना है। तो आपने इसको क्या कर लिया, बाहर करके आपको इसको आगे भी यूज़ करना है ना, आपको उसमें ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसको मैंने अपने R के कमांड का यूज़ करते हुए एज डॉट न्यूमेरिक वाला कमांड लगा दिया, सो ताकि जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे जो आगे के हमारे न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग होनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल हों। और ये जो आपका डेटा यहाँ पर आ रहा था टेबल मिनट्स डॉट कट, इसको देखिए मैंने यहाँ पर एज डॉट न्यूमेरिक के फॉर्म में निकाल लिया और इसी को मैंने नाम दे दिया f। और देखिए ये देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी वही आ गई यहाँ पे जो लिखी हुई है 062140। अब आपके पास देखिए क्या आ गया, f का डेटा आ गया। x का डेटा आपको हाथ से निकालना पड़ेगा, मैनुअली निकालना पड़ेगा। राइट, आप अगर चाहें तो उसमें R में चाहें तो मुश्किल से एक लाइन का प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, आप उसको भी लिख सकते हो। तो x का डेटा आपको देखिए यहाँ से मिल गया, f का डेटा आपको यहाँ से मिल गया। अब आप अपने ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करते हुए और सम फंक्शन का यूज़ करते हुए आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27.02877। राइट, अब हम आपको आगे जाने के पहले R में करने के पहले हम आपको ये दिखा दें यहाँ पे कि जब आपने इसी डेटा को एक अनग्रुप डेटा की तरह ट्रीट किया था तो आपकी क्या वैल्यू आई थी, देखिए 26.31602, अर्थात 26.3 आप मान सकते हो मोटा मोटा। और यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है 27.02। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं, हाँ फ़र्क तो है ही है, इसीलिए मैंने आपको दोनों फार्मूले मैंने अलग अलग करके बताए हैं। और जो आपका कंटिन्यूस वाला जो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का प्रोसीजर है ये वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पे आपका डेटा काफ़ी बड़े साइज़ का होगा और वो कंटिन्यूस होगा। राइट, तो देखिए दोनों का की जो वैल्यू है अलग अलग आएगी, उसमें मार्जिनल फ़र्क होगा। अब ये फैसला आपको करना है अपने डेटा को देख करके कि आप उसको कंटिन्यूस की तरह ट्रीट करना चाहते हो कि आप उसको डिस्क्रीट वैल्यू की तरह ट्रीट करना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। और इसी बात को आपको समझना है और इसीलिए मैं आपको ये जो टूल्स बेसिक फंडामेंटल की निगाह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किससे कि आप जब आपके सामने सही का डेटा है तो आप सही फैसला कर सको और आप अपना सही जो आउटकम है उसको बता सको। तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए क्यों ना सबसे पहले इसी को ज़रा हम अपने R कंसोल में करके देखने की कोशिश करते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने मिनट्स का डेटा पहले से लिया हुआ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आपका डेटा है। और अब आपने इसमें से अपने
ब्रेक पॉइंट तैयार कर लिए एक सीक्वेंस कमांड की हेल्प से। ये आपका हो गया ब्रेक्स। अब उसके बाद में आपको अपने डेटा को कट करना है। तो कौन से डेटा को कट करना है? मिनट्स डेटा को। तो मिनट्स डेटा को आपने कट कमांड का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको यहाँ पे ब्रेक के साथ में दे दिया। तो ये देखिए क्या हो गया, मिनट्स डॉट कट आपका क्या आ जाएगा, राइट। ऐसा देखिए आ गया। ये देखिए एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है जो आपने यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, राइट। अब आपको इसका कुछ नहीं करना, आपको इसका टेबलर कमांड निकालना है। तो आपने इसी डेटा पर टेबल कमांड लगा दिया। देखिए ये आपका आ गया 062140, राइट। अब इसको आगे के लिए हमारे पास ये जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होने हैं ये उसके लिए कंपैटिबल होना चाहिए। तो मैंने अपनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को भी निकाल लिया एज न्यूमरिक, और जो ऊपर का आउटकम आया था उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया टेबल मिनट्स डॉट कट। और उसके बाद देखिए आपका जो भी f की वैल्यू यहाँ पर आई, ये देखिए ये आ गई। ये वही वैल्यू तो है जो आपने यहाँ पे निकाली है 062140, राइट। अब इसके बाद में कुछ इसमें है ही नहीं। आपने x की वैल्यू ये आपको, हाँ अभी तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे छोटा सा डेटा था तो मैंने हाथ से आपको निकाल के दिखाई है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं आपको उसको दिखाना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं। तो देखिए ये आपकी x की वैल्यूज़ आ गई जो आपके क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स हैं। और उसके बाद में आप अपना जो भी ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है आप उसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करिए। देखिए तो आपका ये ज्योमेट्रिक मीन भी आ गया, राइट। और यही तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है स्क्रीनशॉट में कि सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्रेक्स लिख लिए, उसके बाद में मिनट्स का डेटा दे दिया, फिर मिनट डॉट कट कर लिया, उसके बाद में टेबल मिनट्स डॉट कट कर लिया, और उसके बाद में आपकी पास यहाँ पे f की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, और उससे आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, राइट। यही काम तो किया आपने। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट कठिन काम तो नहीं है, राइट। अब हम चलिए आपको अब अंत में हार्मोनिक मीन के बारे में बताते हैं। ये हमारे इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अंतिम टॉपिक होगा। तो यहाँ भी हम आपको इसमें दो तरीके की बात करेंगे, जब हमारा डेटा ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो। तो अगर हमारे पास, सबसे पहले हम लेते हैं अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा अगर हमारे पास x1, x2, xn अगर है, राइट, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में हमारा हार्मोनिक मीन जो निकालते हैं उसका हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है। तो अगर आप देखने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाऊं तो ये है क्या। आपके पास जो भी आपके पास डेटा था, हर एक डेटा को आपने उसका इन्वर्स कर लिया 1/x, राइट। और फिर 1/x करके आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, i goes from 1 to n 1/xi, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1/n से, राइट। और इसके बाद जो भी ये वैल्यू आई इसको आपने इसका फिर से इन्वर्स निकाल दिया 1/दिस होल वैल्यू। और इसी चीज़ को आप अगर समझने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दें, सपोज zi इज इक्वल टू 1/xi, राइट। तो जैसे आपको यहाँ पे x1, x2, xn दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग आप z1, z2 करेंट भी निकाल सकते हैं। और आप अगर देखेंगे उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको अपनी जो z1, z2 करेंट की वैल्यूज़ हैं उनका आपको खाली अर्थमेटिक मीन ही निकालना है 1/n समेशन zi, और इसको आपको इन्वर्स कर देना है बस, राइट। तो अब अगर इसी चीज़ का आप अगर यहाँ पे आप अगर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करो अगर R सॉफ्टवेयर में, तो ये तो बहुत ही हम आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि R सॉफ्टवेयर में हार्मोनिक मीन को निकालने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, लाइक HM कैसे हमारा मीन होता है उस तरीके का। लेकिन अगर आपको ये निकालना है तो देखिए बहुत ही आसान काम है। आप उसको कैसे लिखोगे, पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, फिर हम आपको R में करके दिखाएंगे। आपके पास डेटा था x1, x2, xn। चलिए पहले हम बिल्कुल उसको फंडामेंटल से लिखते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए। x1, x2, xn, ये आपका पहला स्टेप हो गया। फिर आपने इसका इन्वर्स निकाल लिया, राइट। तो अगर हम कहें कि अगर आपके पास कोई डेटा था आपका x, ये आपका था c x1, x2, xn, तो 1/x आप अगर करोगे तो ये यही तो हो जाएगा, c 1/x1, 1/x2, 1/xn, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे, चलिए मैं अपने पेन का कलर बदल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको खाली इसका मीन ऑफ 1/x ही तो निकालना है, और उसके बाद में ये जो भी वैल्यू आएगी मीन ऑफ 1/x, इसका आपको क्या करना है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप इसको
1 अपॉन कर दिया। ओके, तो अब हम देखिए आपको दिखाते हैं कि अगर आप अपने अनग्रुप डेटा का आर कंसोल में अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा इसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब अगर हम यहाँ पे मान लें कोई भी हमारा x एक हमारा डेटा वेक्टर है और ये कौन सा डेटा वेक्टर है जहाँ पे हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। अनग्रुप डेटा मतलब कि जो भी आपका ओरिजिनल डेटा आया है, ओरिजिनल डेटा एज सच पूरा आपने ऐसे ही दिया हुआ है। अब अगर आपको इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपने अपना लिखा डेटा वेक्टर लिखा x, इसका आपने 1 अपॉन x कर दिया और 1 अपॉन x करके आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और इसको आपने 1 अपॉन n भी कर दिया। हाँ, आप इसका अगर फॉर्मूला को भी ऐसे भी अगर लिखना चाहें आप अगर, तो देखिए आपका देखिए फॉर्मूला क्या है, ये 1 अपॉन देखिए आपका मीन ऑफ 1 अपॉन x। तो अगर आप इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, वो आपको केयरफुल रहना है। जैसे आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, i गोज फ्रॉम 1 टू से हेयर n से 1 अपॉन एक्स आई, राइट। तो कुछ लोग ऐसे भी इसको लिख देते हैं कि n अपॉन ये आपका क्या हो गया, समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन एक्स आई। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि n को वो लिख देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, इसको हम निकाल सकते हैं। फिर लेंथ ऑफ डेटा वेक्टर है x और यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं सम ऑफ से हेयर 1 अपॉन x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, दोनों में आपको उत्तर एक ही मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा एक अच्छा कमांड है, एफिशिएंट कमांड है, छोटा सा कमांड जिसमें मुझे कम टाइप करना है और जिसमें कंप्यूटेशन हमको आर को कम से कम करने को कहना है, वो है 1 अपॉन मीन ऑफ 1 अपॉन x, राइट। ओके, तो चलिए अब हम इसको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना वही पहले वाला उदाहरण फिर से लेंगे, जहाँ पर कोई एक कस्टमर है जो एक दुकान में 31 डेज़ तक रोज़ आता है और उसका दुकान तक पहुँचने का समय नोट किया गया है, जो हमारा देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक के दिन दिए हुए हैं, फिर 11 से 20 तक के दिन दिए हुए हैं, फिर 21 से लेकर के 31 तक के दिन दिए हुए हैं। और कहने का मतलब यही है कि पहले दिन में जैसे उसने 30 मिनट्स लिए और उसने अंतिम दिन में उसने 21 मिनट्स लिए। और इसी डेटा को देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है और उसका मैंने नाम दे दिया है मिनट्स। तो इसके अंदर क्या है, उस कस्टमर को उस दुकान तक आने में 31 दिनों में प्रतिदिन जितना समय लगा है उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ स्टोर कर ली। अब देखिए इसका अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना तो बहुत ही आसान काम है। जो आपका कमांड था 1 अपॉन मीन और ब्रैकेट में 1 अपॉन मिनट्स, मतलब जो आपका वेरिएबल है आप ये कर दोगे तो देखिए आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी 26.17, राइट। ओके, अब अगर इसी चीज़ को अगर मैं आपको आर में करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और ये देखिए डेटा हो गया, तो ये आपका डेटा आ गया और इसके बाद 1 अपॉन मीन ऑफ 1 अपॉन x, ये तो करना है आपको। और x की जगह क्या आ जाएगा, आपका जो डेटा वेक्टर का नाम है क्या है, मिनट्स। देखिए आ गया 26.17633 और देखिए यही आपको यहाँ भी उत्तर मिल रहा है, राइट। ओके, चलिए अब हम इसी काम को आपको ज़रा सा ग्रुप डेटा में करके दिखाते हैं कि ग्रुप डेटा में आप अपना हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे और उसको कैसे कंप्यूट करोगे। और ये काम अगर आपको पहले वाला हमारा लेक्चर का हिस्सा समझ में आ गया है तो ये काम बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो आपने अपना डेटा आपके पास आया है उसको आपने एक फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर उसको के क्लास इंटरवल्स मैंने बना लिए और इस इंटरवल हमारे कैसे होगा, E1 से E2, E2 से E3 इत्यादि और E के और अंतिम क्लास EK-1 से EK तक। और उसके बाद मैंने इनके हर एक क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको निकाल लिया। तो कैसे हमारा पहला मिड पॉइंट आ गया x1, वो क्या होगा, पहले क्लास की लोअर लिमिट E1 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या होगी अपर लिमिट, और दोनों का मैंने कम करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको एवरेज वैल्यू दे देगा। ओके, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी डेटा आपका E1 से E2 इंटरवल के बीच में था वो आपका पूरा डेटा इस x1 वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेटेड है और इसी इंटरवल का मैंने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकाली, उसका मैंने दे दिया f1। उसी तरीके से मैंने जो हमारे बाकी क्लास इंटरवल थे उसके मैंने मिड वैल्यू निकाली x1, x2, xk और उसके बाद में मैंने इसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज को मैंने निकाल लिया से f1, f2, fk। ओके, अब
यहाँ पर देखिए, जब आपका कोई अगर ग्रुप या कंटिन्यूअस डेटा अगर दिया हुआ है और जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको अपना हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो फार्मूला तो आपको पहले जैसा ही, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, राइट। तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऐसे, i गोज़ फ्रॉम 1 to k, और यहाँ पे fi अपॉन xi ये आपको लेना है, राइट। और यहाँ पे जब आपका ये कैपिटल N है 1 अपॉन n, ये आपका इसमें से n क्या आपका ये है जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी का, मतलब अर्थात ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है f1 f2 fk, आप सभी का सम कर देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल N। और हाँ, मैं आपको फिर से यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे आपके x1 x2 xk हैं, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है जो कि आपका अनग्रुप डेटा में होता है। तो अब अगर यहाँ से आप अगर इस स्ट्रक्चर का आप अगर मान लीजिए कोई आर कमांड अगर आप लिखना चाहेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल, अगर हम यहाँ पे दो डेटा वेक्टर बना लें x और f, जो हम पहले भी कर चुके हैं, और अगर हम इस डेटा वेक्टर को अगर हम लिख दें f अपॉन x, राइट, और इस डेटा वेक्टर का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, तो उसको मैंने कर दिया सम, और इसको मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, तो मैंने कर दिया सम ऑफ हेयर f, राइट। अब इसके बाद में हमको इसका इन्वर्स करना है, तो हमने इसमें से क्या कर दिया यहाँ पे 1 अपॉन, अगर आप साफ साफ लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लीजिए, राइट। तो आपने देखा कि देखिए ऐसा एक्सप्रेशन लिखना हमारे लिए बहुत आसान काम है अगर आपको इसका हार्मोनिक मीन का आपको आर कमांड के बारे में पता है। तो चलिए अब हम देखिए इसी चीज़ को अपने आर कमांड में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, डेटा वेक्टर, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये आपकी मिड वैल्यूज़ हैं, x1 x2 xk, सारे आपके इंटरवल के मिड पॉइंट से ये उनका डेटा वेक्टर है। दिस इज़ नॉट ओरिजिनल वैल्यूज़ जो आपका अनग्रुप डेटा में जैसे था, आपको केयरफुल रहना है यहाँ पर। और इसके साथ में जो उनकी फ्रीक्वेंसीज आई, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ये उनका देखिए डेटा वेक्टर हो गया, तो ये इनकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज का डेटा वेक्टर हो गया, राइट। अब आपको इसका अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसा अभी आपको मैंने डेवलप करके दिखाया, सम ऑफ f डिवाइडेड बाई सम ऑफ f डिवाइडेड बाई x, राइट। अब आपको यहाँ पर इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए f और आपको चाहिए x। तो जैसा कि देखिए अभी हम ज्योमेट्रिक मीन के केस में कर चुके हैं, वही काम मुझे यहाँ भी फिर से करना है, और उसी का जो मैंने स्लाइड्स मैंने पहले इस्तेमाल करी, मैं उनको फिर से यहाँ पे लेकर के आऊँगा, सो दैट कि आपको कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो ऑपरेशन पहले कर चुका हूँ अपनी फ्रीक्वेंसी f को बाहर निकालने के लिए, मैं उन्हीं ऑपरेशन को फिर से बाहर करूँगा, और हमारा चूँकि आपका उदाहरण भी सेम है तो उसमें से जो x की वैल्यूज़ आई थी वो भी आपके पहले जैसी ही रहेंगी, राइट। तो इसमें से हमने क्या किया, मैंने इसी डेटा को जो मैंने आपने यहाँ पर लिया हुआ है, इसी डेटा को मैंने देखिए यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में करने की कोशिश करी, और मैंने यहाँ पे देखिए 5 अपने क्लासेस बना लिए, राइट। आपके पास यहाँ पे 5 क्लासेस हैं, तो आपका k इक्वल टू क्या हो गया 5, और इनके आपने मिड पॉइंट्स निकाल लिए। तो मिड पॉइंट्स आपके क्या हो गए 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 17.5, और इसको आपने दे दिया x1, इसी तरह से x2, फिर x3, x4, x5, ये आपके देखिए 5 मिड पॉइंट्स आ गए, और उनकी करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई देखिए ऐसे करके आ गई, राइट। ओके, हाँ, यहाँ पे आपको ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको आर में करते हो तो आपने अपने जैसे भी ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से ये वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, राइट। ओके, तो अब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपने क्लास इंटरवल्स को बनाने के लिए एक डेटा वेक्टर बना लिया ब्रेक्स, जो आपका है सीक्वेंस कहाँ से, फ्रॉम 15 to 40, और इसमें से इंटरवल कैसे चेंज होंगे बाई 5। ओके, अब आपने यहाँ पे देखिए आपका इंटरवल्स आ गए। अब आपको क्या करना है, दूसरी स्टेज में जो आपका डेटा वेक्टर है मिनट्स, उस पर आपको इस ब्रेक कमांड को एग्जीक्यूट करना है, और आपको बताना है कि आपको यहाँ पे जो इंटरवल चाहिए वो आपके इस तरह से होने चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a b, और b आपका क्या हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से जो भी आपका ये डेटा आएगा इसके ऊपर आप कट कमांड लगा देंगे, तो जो भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी मिनट डॉट कट, ये आपके हर एक इंडिविजुअल डेटा इंटरवल आपका कहाँ कहाँ पे लाई करेगा उसके बारे में बता देंगी। तो देखिए मिनट डॉट कट का जो आउटकम आपको ऐसा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद में आप देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, जो इसकी पहली वैल्यू ये क्या है, एक इंटरवल है, ये दिखा रहा है कि मिनट्स
का जो पहली वैल्यू थी डेटा में वो कितनी थी 30, ये इस इंटरवल में लाई कर रही। उसी तरह से जो दूसरी वैल्यू मिनट्स में है क्या है 31, ये आपके इस दूसरे इंटरवल में लाई कर रही है, एंड सो ऑन। आप अगर देखोगे जो आपकी अंतिम वैल्यू है 21, ये आपको देखिए अंतिम इंटरवल 20 से 25 के बीच में लाई कर रही है। ये तो सही है बिल्कुल, जैसा आपने पहले निकाला था। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जो आपका टेबल कमांड है आप उसको इस्तेमाल करोगे, और टेबल कमांड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो देखिए आपको इस तरह की फ्रीक्वेंसी टेबल एक मिल जाएगी, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने फ्रीक्वेंसी पहले निकाली थी उससे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे ओपन इंटरवल्स राइट हैंड साइड में लिए हुए हैं, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो ये 100% दोनों मैच भी हो जाएगा। ओके, इस डेटा वेक्टर से आपको क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी का जो वेक्टर है, इसको बाहर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या कमांड यूज़ किया था, एज डॉट न्यूमेरिक और फ्रीक्वेंसी टेबल डेटा, जो भी आपका डेटा ऊपर से आया मिनट डॉट कट, आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कर दिया एज डॉट न्यूमेरिक और टेबल मिनट्स डॉट कट, जो आपका ये वाला कमांड था, ये वाला कमांड मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको क्या वैल्यू आ गई, 0621440, वही वैल्यू आ गई। अब आप अपना हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैसे, आपने एक्स वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे लिख लिया, जो आपकी मिड वैल्यूज़ आई थी, जो आपने एफ फ्रीक्वेंसीज़ का डेटा वेक्टर है, आपने इसको देखिए निकाल लिया, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। और आपने जो सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एक्स, आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, राइट। तो देखिए अब हम आपको यही ऑपरेशन जरा सा आर कंसोल में भी करके आपको हम दिखाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो डेटा तो हमारे पास पहले से ही है मिनट्स का, राइट। तो हम देखिए ये मिनट्स का आपका डेटा आ गया, और आपने यहाँ पे देखिए ब्रेक्स कर दिया। तो ब्रेक्स कितने हो गए आपके, ब्रेक्स। इसके बाद में आपने इसको मिनट्स डॉट कट कर लिया, और मिनट्स डॉट कट करने के बाद में इसका देखिए आउटकम क्या आएगा, मिनट्स डॉट कट, राइट। ये आपका आ गया। अब आपको इसका खाली टेबल बनाना है, तो आपने कर दिया यहाँ पे टेबल। तो देखिए जब आपने टेबल निकाला तो देखिए आपका ये ऐसा गया। अब यहाँ से आपको f जो आपका वेक्टर है आपको उसको लिखना है, तो आपने क्या कर दिया, f इज इक्वल टू एज न्यूमेरिक, और इस डेटा वेक्टर को लिख दिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको f एज न्यूमेरिक, और जो टेबल मिनट डॉट कट का डेटा है तो उसको मैंने f की वैल्यू देखिए क्या आ गई, ये आ गई। और x की वैल्यू ये आपको देखिए यहाँ पर, कैसे मैंने आपसे पहले कहा था, ये आपको हाथ से निकालना पड़ेगा। और अगर आपको कोई अगर इसमें कुछ अगर दिक्कत आ रही है, या अगर कोई बहुत बड़े साइज़ का डेटा है, तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, जिसको लिखना बहुत ही आसान काम है। तो देखिए अब आपकी x और f की वैल्यूज़ आ गई। अब आप यहाँ से जब आप अपना हार्मोनिक मीन निकालोगे तो देखिए आपको ये इसकी वैल्यू मिल गई, राइट। तो चलिए देखिए आपने यहाँ पे अपना हार्मोनिक मीन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों डेटा के लिए निकाल लिया। ओके, अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे, और उसके साथ में हम अपना इस सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर था, जो मैंने टॉपिक्स लेने थे, मैंने उसको यहाँ पे अब रुकूंगा। क्यों, अगर मैं नहीं रुकूंगा तो आगे के टॉपिक कैसे करूँगा। और लेकिन हमारे रुकने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे रुक जाना है। अब आपके पास हर तरीके के भिन्न तरीके के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ चुके हैं। कुछ और भी होंगे बहुत सारे जो आप बुक से पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं हमारे, ये हमको किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा के बीच में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और उस डेटा से जो भी हम निकालने का टूल है कौन सा होगा। कहीं पर मीन होगा, कहीं पर मीडियन होगा, कहीं पर मोड होगा, कहीं पर हार्मोनिक मीन, कहीं पर ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन इसका फैसला भी आपको करना है। ये आपको और कोई नहीं बताने वाला है कि आपको यहाँ पे कौन सा टूल लगाना है। और इसी बात की आपको प्रैक्टिस करनी है कि जिस तरीके से कोई एक डॉक्टर होता है किसी भी पेशेंट का जो कष्ट होता है उसको सही तरीके से डायग्नोज करके उसको सही मेडिसिन देता है, तभी वो पेशेंट हमारा ठीक होता है। उसी तरीके से आपके डेटा में जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हों उसके अकॉर्डिंग आप सही टूल करके जब आप सही डेटा पे लगाओगे तो सही डेटा सही टूल, तभी आपको सही जवाब मिलेगा। और डेटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको सही तरीके से मिल जाएगी, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए। और इसीलिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, ये एक
उसी तरह की हमारी मेडिकल रिपोर्ट की वैल्यू है जहाँ पे लिखा होता है हीमोग्लोबिन इक्वल टू दिस और ब्लड प्रेशर इक्वल टू दिस, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, यह सीखना हमारा और आपका कार्य है। और इसको सीखने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और साथ में उसको कंप्यूट करने के लिए आपको आर सॉफ्टवेयर पर उसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो ये सारे काम अब आपको करने हैं। अब आपका थोड़ा सा, अब हम कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका जो नॉलेज का जो दायरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब इसके आगे हम आपको जो डेटा में हमारा वेरिएशन होता है उसकी बात करेंगे। फिर आपको मीन और वेरिएशन दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। तो आप इन बातों को समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए, पढ़ने की कोशिश करिए, कोई एक बुक लीजिए, वहाँ से समझने की कोशिश करिए और उसको आर में इम्प्लीमेंट करके देखिए कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे हमारे क्या क्या हमको ऑब्जर्वेशंस मिलने वाले हैं। तो आप ये सब करिए और मैं आपको अगले टर्न पर डेटा में वेरिएशन क्या होता है उसके बारे में बात करने और आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तब कब तक के लिए गुड बाय।